Good morning students. Today I am going to explain NCERT solution of fluid mechanics. इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10.1 देखेंगे. इसमें हमें एक्सप्लेन करना है इसका रीज़न. अगर हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं तो इसमें लिखा है द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज़ ग्रेटर देन एट द फीट देन एट द ब्रेन. क्यों ब्लड प्रेशर ह्यूमन बॉडी का पैरों पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर ब्रेन. तो जैसा कि हम जानते हैं ये फ्लूइड मैकेनिक्स है और फ्लूइड का प्रेशर डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर और हाइट पर कि कितने डेप्थ पर फ्लूइड के हम हैं. तो अगर हम ह्यूमन बॉडी कंसिडर करते हैं और उसके ब्लड को हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर करिए कि एक ह्यूमन बॉडी है और उसमें ब्लड कंप्लीटली फिल्ड है, जैसे कि इस कंटेनर में फ्लूइड फिल्ड है. तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी पर भी होगा. अगर हम इसे पॉइंट ए माने इसके ब्रेन वाले पोर्शन को और इसके फीट वाले पोर्शन को पॉइंट बी माने, तो ऊपर वाले पोर्शन पर डेप्थ ज़्यादा है या नीचे वाले पोर्शन पर. तो आंसर आएगा ऊपर वाले पोर्शन पर डेप्थ कम है, नीचे वाले पोर्शन पर डेप्थ ज़्यादा है. मतलब एच की वैल्यू ऊपर कम होगी और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे एच की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी. तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज करेगा. तो इफ़ हाइट इंक्रीजेज देन pressure is also increases. That's why pressure at feet is greater than pressure at brain. हम ये बात बोल सकते हैं. ओके, नाउ अगर हम बी वाला क्वेश्चन देखें तो ये भी लगभग सिमिलर बात कर रहा है. ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेज टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट सी लेवल थ्रू द हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर देन 100 किलोमीटर. तो इसने सबसे पहले ये कहा है कि सी लेवल पर जितना प्रेशर होता है उससे लगभग हाफ हो जाता है 6 किलोमीटर अबव द सी लेवल जाने पर. तो ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं जैसे जैसे हम सी लेवल के पास जाएंगे, एज वी गो नियर सी लेवल के जैसे जैसे हम पास जाएंगे वैसे वैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम सी लेवल के पास जाएंगे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी और डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फ्लूइड के, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ गैस है. तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है, क्योंकि डेंसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इंक्रीज करती जाती है, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इंक्रीज करती जाती है. तो अगर डेंसिटी पर डिपेंड करता है प्रेशर तो इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज करेगी एटमॉस्फेयर की तो प्रेशर विल आल्सो इंक्रीजेस. देन प्रेशर विल आल्सो इंक्रीजेस. ओके, अब हम 10.2 क्वेश्चन नंबर ए करेंगे. इसमें ध्यान से देखिए. पूछा है एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्क्यूरी विथ ग्लास इज एब्ट्यूज वाइल दैट ऑफ वाटर विथ ग्लास इज ऑब्ट्यूज. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हम ग्लास का एक सरफेस ले लेते हैं और एक सरफेस और कंसिडर करते हैं, इसको हम मान लेते हैं केस नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं केस नंबर 2. इस पर हम मर्क्यूरी का एक ड्रॉप गिराते हैं तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म करता है, मिनिस्कस. एंड इन सेकेंड केस अगर हम वाटर का ड्रॉप गिराते हैं तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म करता है. तो इससे पता चलता है एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं. हम पढ़े हैं चैप्टर में कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं. द एंगल बिटवीन द सरफेस एंड वाटर कंटेनिंग पार्ट्स. हम हमेशा एंगल ऑफ कांटेक्ट वहाँ से बनाएंगे जहाँ वाटर कंटेन कर रहा है, याद रखिएगा. तो ये वाला जो एंगल होगा, हम ध्यान से देखें तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री. और अगर हम इससे कांटेक्ट बनाएं तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री. ठीक, इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है
हमने दो तरह के फोर्सेस पढ़े हैं, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है और कोहेसिव फोर्स क्या होता है? एडहेसिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, और कोहेसिव फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। यहां पर मर्क्यूरी और मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल एक दूसरे को जितना खींच रहा है, ग्लास और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल उतना एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें कोहेसिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है और एडहेसिव फोर्स लेस देन कम पड़ रहा है, मजबूत। इस वजह से यहाँ पे हम रीज़न इसका लिख सकते हैं, इन केस वन कोहेसिव फोर्स बिटवीन molecule of mercury dominant on adhesive force between glass and mercury molecule। ध्यान से देखिए, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मर्क्यूरी, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स जो होता है उसे हम कोहेसिव कहते हैं। तो मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू मर्क्यूरी एंड ग्लास के बीच के फोर्स से। इसी वजह से ये कैसा बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जबकि यहाँ हम देखें वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू वाटर और ग्लास के। इसी वजह से जब हम ग्लास से किसी पानी को भर देते ग्लास को वाटर से भर देते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ जब हम पानी गिरा देते हैं तब भी वो वेट रहता है, कुछ गीला रहता है, उसमें वाटर के ड्रॉप्स चिपके होते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लास के मॉलिक्यूल से बहुत अट्रैक्शन उनका होता है, इस वजह से उसमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। अब हम क्वेश्चन 10.2 का ए वाला देखते हैं। इसमें लिखा है एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्क्यूरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज वाइल दैट ऑफ वाटर विद ग्लास इज एक्यूट। इसका रीज़न हमें बताना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक ग्लास का सरफेस, एक और ग्लास का सरफेस हम कंसिडर कर लेते हैं। पहले ग्लास के सरफेस पर हम मर्क्यूरी के ड्रॉप्स कंसिडर करते हैं। और मर्क्यूरी के ड्रॉप्स कैसा बनाएंगे देखिए, पहले सरफेस पर हमने मर्क्यूरी का ड्रॉप कंसिडर किया और हमने ऑब्जर्व किया कि मर्क्यूरी के ड्रॉप्स कुछ सर्कुलर फॉर्म करते हैं, और दूसरे पर हम वाटर के ड्रॉप्स को कंसिडर करते हैं। इसे हम केस नंबर 1 लिखते हैं और इसे केस नंबर 2। अब इसमें हम एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर देखें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं? द एंगल बिटवीन सरफेस एंड वाटर कंटेनिंग एरिया। अब वाटर कंटेनिंग एरिया कौन सा है? ये वाला है, इसीलिए हम इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं बना सकते यहाँ पे। यहाँ देखेंगे हम कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है। ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा कैसा है? ऑब्ट्यूज है। सिमिलरली इन दिस केस, वाटर वाले केस में हम देखेंगे कि ये जो थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये कैसा है? एक्यूट है। इसी का ये रीज़न पूछ रहा है। तो इसके रीज़न के लिए दो फोर्सेस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। एक को हम कहते हैं एडहेसिव और एक को हम कहते हैं कोहेसिव। एडहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। और कोहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल।
ध्यान से देखिए, यहाँ पर मर्क्यूरी के ड्रॉप है तो इसके अंदर मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ से ये पता चलता है कि मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल है ना, तो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो डोमिनेंट है मर्क्यूरी और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच के एडहेसिव फोर्स से। तो इन केस वन द एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन, कोहेसिव फोर्स किसके किसके बीच में, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इज ग्रेटर देन किससे, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स किसके बीच में, मर्क्यूरी और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोहेसिव फोर्स मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एडहेसिव फोर्स मर्क्यूरी और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसका ऑब्ट्यूज बन रहा है। यहाँ पर वाटर और वाटर का मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, केस नंबर 2 में कोहेसिव फोर्स इज स्मॉलर देन एडहेसिव फोर्स, इसीलिए इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा बन रहा है, एक्यूट बन रहा है। अच्छा, एक और बात यहाँ से ये समझ में आ रहा है, इसी वजह से जब किसी ग्लास में हम वाटर को फिल करते हैं तो वाटर जब हम उसे खाली करते हैं वापस, तो वाटर उस ग्लास पर चिपका रह जाता है, मतलब वो ग्लास वेट रह जाता है। इसी वजह से वो वेट रहता है क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लास के मॉलिक्यूल्स से एडहेसिव फोर्स ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स। अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में उनका अट्रैक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल्स से। इसी वजह से मर्क्यूरी को अगर हम उसी ग्लास में भर दें और फिर खाली करें तो वो ग्लास में मर्क्यूरी के ड्रॉप्स नहीं लगे होते हैं। ओके, अब हम चलते हैं 10.2 के क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। मैं बी का इसमें कवर इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि बी का और ए का आंसर एकदम सेम है। उसमें कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स का नॉलेज है, तो इसमें भी कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स का ही बात हुआ है। क्योंकि बी वाले में पूछा है कि वाटर के ड्रॉप्स, अगर मैं वाटर से ग्लास को फिल कर देता हूँ और फिर उसे खाली करता हूँ तो क्यों ग्लास वेट रहता है, जबकि मर्क्यूरी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो उसका रीज़न मैंने ए वाले में ही बता दिया है। अब सी वाले में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। इसका क्या मतलब है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, बिल्कुल सही बात है, इंडिपेंडेंट होता है एरिया का। क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। जबकि अगर हम प्रेशर को देखें तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर ये कहा जाए कि प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरफेस टेंशन एरिया पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वो एरिया से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि इसका फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि किसी वाटर से भरे कंटेनर में अगर हम एक रस्सी को, एक धागे को, जो सुई धागे वाला धागा होता है, एक स्ट्रिंग को हम एक लपेट कर ऐसे ही उसको उसमें रिलीव कर दें, छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, तो वो धागा क्या होगा, अपने आप खुल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा। एक यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है वाटर के सरफेस वाटर के द्वारा उस स्ट्रिंग के सरफेस पर, इसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है एरिया का, वो डिपेंडेंट किस पर करता है, लेंथ पर। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट शुड हैव ए स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका क्या मतलब है कि सही बात है कि वाटर जिसमें जो डिटर्जेंट जिसमें डिजॉल्व होता है उसके पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। ये क्योंकि हमें पता है कि H इक्वल टू क्या होता है, 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी या R0। अब इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर हमें जो डिज़ोल्व्ड डिटर्जेंट डिज़ोल्व्ड वाटर है वो कितना ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है क्लॉथ में ताकि उसकी गंदगी और ज़्यादा निकल जाए, तो जितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा या जितना ज़्यादा उसकी हाइट होगी। अब हाइट यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के, कॉस थीटा के। तो अगर हम हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं
या फिर हम पेनिट्रेट ज़्यादा करें ये चाहते हैं क्लॉथ में डिटर्जेंट वाटर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉस थीटा को इंक्रीज़ करना होगा। और कॉस थीटा इंक्रीज़ करने का मतलब थीटा की वैल्यू हमें कम करनी होगी, क्योंकि जितना थीटा की वैल्यू कम होती है उतनी कॉस थीटा ज़्यादा होती है। तो थीटा की वैल्यू कम करने के लिए मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें कम करना होगा। स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा तो मैक्सिमम कॉस थीटा होगा, तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन हाइट होगा, पेनिट्रेशन हाइट। तो पेनिट्रेशन हाइट मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब कि ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा डिटर्जेंट वाला वाटर क्लॉथ में, तो ज़्यादा गंदगी निकालेगा। यही फंक्शन होता है किसका, डिटर्जेंट वाटर का। ओके इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसमें लिखा है ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडरगो नो एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। सही बात है। आप कहोगे कि सर ड्रॉप ऑफ लिक्विड अगर नीचे आता है तो उसका शेप स्फेरिकल नहीं होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो इस वजह से होता है क्योंकि इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इस mg को भी हटा दिया जाए तो इसका शेप कुछ स्फेरिकल ही होगा। स्फेरिकल शेप होने का रीज़न ये होता है कि इस पे चारों तरफ से जो वाटर ड्रॉप्स है वो अपना सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है। वाटर ड्रॉप की एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, वाटर ड्रॉप हैव नेचुरल प्रॉपर्टी to minimize its surface area, to minimize its surface area। यही इसका रीज़न है। इसी वजह से ये किस वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, इट्स सरफेस एरिया। इसी वजह से वाटर ड्रॉप हमेशा कैसा रहता है, स्फेरिकल शेप में रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 3 और 4 आप लोग घर पे करिएगा। 5 क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 50 kg गर्ल वियरिंग हाई हील शूज बैलेंस ऑन अ सिंगल हील, द हील ऑफ अ सर्कुलर हील इज अ सर्कुलर विद डायमीटर 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन है तो हम इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन क्या होगा, सबसे पहले आप लोग गिवन लिखा कीजिए, उससे काफ़ी आइडिया मिलता है। गिवन है मास कितना, 50 kg, क्योंकि पूरा गर्ल अपने एक पैर पे खड़ी है, वो भी हील का प्रेशर पूछा है, तो पूरा मास उसमें कंटेन होगा। ध्यान से देखिए आगे। उसके बाद डायमीटर ऑफ द हील, डायमीटर आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। अभी तुरंत हम लोग इसको रेडियस में बदल लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर, या फिर इसको हम और लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है, तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। और यहाँ पे मास दिया है तो हम फोर्स कौन सा लेंगे, वेट लेंगे, क्या लेंगे, mg अपॉन a। और m की वैल्यू कितनी दी है, m की वैल्यू है 50 kg, तो 50 इंटू g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू 10 होती है, अपॉन में एरिया कितना दिया है, तो पाई आर स्क्वायर ले लीजिए 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 500 अपॉन, या फिर इसे 5 इंटू 10⁻² लिख देते हैं, 5 इंटू 10⁻², 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 5 बार में कट होगा, ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 5, और ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻⁶। अब ये 5 से हम इसे काट सकते हैं 20 टाइम्स में, और 20 अपॉन 3.14 अगर हम करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 6.36 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 6। इतना भी लिखेंगे तो आंसर आपका सही है।
ये हो जाएगा आपका प्रेशर है तो पास्कल में हो जाएगा आंसर। ओके, अगर आप एटीएम में भी करना चाहें तो इसको 10⁵ कर दीजिए और यहाँ पे 63.6 एटीएम हो जाएगा। ओके, 3.14 इंटू 5, ये 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻⁶। अब ये 5 से हम इसे काट सकते हैं 20 टाइम्स में, और 20/3.14 अगर हम करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 6.36 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 6। इतना भी लिखेंगे तो आंसर आपका सही है। ये हो जाएगा आपका प्रेशर है तो पास्कल में हो जाएगा आंसर। ओके, अगर आप एटीएम में भी करना चाहें तो इसको 10⁵ कर दीजिए और यहाँ पे 63.6 एटीएम हो जाएगा। ओके।